बिहार में इन दिनों तेजस्वी यादव देश के प्रधानमंत्री को लेकर लगातार हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने बीते 2 दिनों से खुला पत्र भी देश के प्रधानमंत्री को लिखा है और आज जब बिहार में 7वें चरण का मतदान होना है, प्रचार प्रसार चल रहा है, इस बीच राहुल गांधी के सामने ही तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री को लेकर खूब सुनाया। इस बार प्रधानमंत्री से जानना चाहिए कि 10 साल आपने राज किया, बिहार को आपने क्या दिया। आप बताओ प्रधानमंत्री जी ने बख्तियारपुर के लिए कोई काम किया हो तो आप एक काम बता दो जो बख्तियारपुर के लिए किया हो। केवल झूठ बोला कि नहीं बोला? कोई नौकरी दी, महंगाई कम की, गरीबी कम की, कोई बढ़िया अस्पताल बनवाया, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाया, कोई काम बख्तियारपुर के लिए इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए हम लोग काम की बात करते हैं। साफ शब्दों में तेजस्वी यादव ने कहा कि जब भी वो बिहार आते हैं केवल झूठे और भ्रामक बातों को फैलाते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अब हम उसी वक्त आराम करेंगे जब बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परास्त कर दे। देखिए, पिछले 6 चरण का मतदान जो है वो हो चुका है और ऐसे में 7वें चरण को लेकर मतदान होना है। कई हॉट सीट जो है इस बार बिहार में नजर आ रही है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लेकर ये भी साफ कह दिया है कि आजकल प्रधानमंत्री जिस तरीके के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो कोई सुनने लायक नहीं है। परिवार एक जगह बैठकर सुन नहीं सकता। जब भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों की शुरुआत करते हैं तो मंगलसूत्र, मटन और मौत शब्दों से मुस्लिम, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री रोजगार का जिक्र नहीं करते। जब हम बात करते हैं तो रोजगार की जिक्र करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके की स्थिति बना चुके हैं, 14 बार अब तक बिहार आ चुके हैं, लेकिन अब तक बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ना तो उन्होंने बिहार में विकास की बात की है, ना ही विशेष राज्य के दर्जा की बात की है। तो प्रधानमंत्री केवल झूठी और भ्रामक बातें फैलाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने गृह जिला नालंदा में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को जनसभा के माध्यम से संबोधन किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से राज्य सरकार से लेकर और जो केंद्र सरकार के कार्य हो रहे हैं, भू परिपत्र जिस तरह का कार्य चल रहा है और जिस तरह का विकास का नैया बह रहा है, उसके उन्होंने व्याख्या की। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह के काम अभी छूटे हुए हैं वो आगामी विधानसभा से पहले पूरा कर लिया जाएगा। मैं इसी कड़ी में आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जदयू के प्रत्याशी हैं एनडीए के, उनके लिए उन्होंने वोट मांगा और साथ ही साथ उन्होंने किया रोड शो। और हम तो यही कहने आए हैं कि नालंदा लोकसभा क्षेत्र में जो जनता दल के एनडीए जनता दल के उम्मीदवार हैं श्री कौशलेंद्र कुमार जी, आप तो कहेंगे कि इनको फिर भारी मतों से जिताइएगा। मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि इस बार 40 सीट है बिहार में, 40 सीट हम लोग जीतेंगे। आज देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीतेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। देश का विकास होगा, बिहार के विकास के लिए भी मदद करेंगे। तो सब तरह से ये काम होगा। तो हम तो यही आग्रह करेंगे आप लोगों को कि कौशलेंद्र कुमार को भारी मतों से जिताइएगा। हाथ उठा के बतावा, जिताइएगा ना। रोड शो के दौरान उन्होंने हिलसा से निकलते हुए परवलपुर, राजगीर होते हुए फिर से वापस आप बिहार शरीफ लौटते हैं, उसके बाद पटना वो चले जाते हैं। यानी निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरह की बात यहाँ पर निकल के आई है कि नीतीश कुमार का जो यहाँ पे रोड शो रहा है वो काफी दमदार रहा है और आने वाला समय ये बताएगा कि किस तरह के यहाँ पर मतदाता जो है वो मतदान अपना दिखा पाते हैं। मैं न्यूज नेशन के लिए शिव कुमार, नालंदा, बिहार। छपरा की गरखा में अपराध की योजना बनाते हुए 4 अपराधियों को सारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरफ्तारी के बाद सभी अपराधियों ने गरखा में बीते 18 मई को हुई सीएसपी लूट कांड में अपनी संलिप्तता बताई है और इस दौरान पुलिस को उनके पास से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस, 10,000 नगद और सीएसपी के जो कागजात हैं वो मिले हैं, जिससे यह साबित हुआ कि लूट कांड के जो आरोपी हैं ये यही हैं। सूचना मिली कि गरखा थाना क्षेत्र के भैंसमारा नहर के पास कुछ अपराधी अपराध की योजना बना रहे हैं। वरीय स्तर से तत्काल कार्रवाई करने के लिए एसएचओ गरखा शशि को निर्देशित किया गया और एक टीम गठन करके थानाध्यक्ष के द्वारा तत्काल वहां पर छापेमारी की गई। लूट की योजना बनाते हुए 4 अपराधी गिरफ्तार हुए, 3 वहां से फरार हो गए।
अच्छा, ये पूर्व में भी इनका आपराधिक क्या हुआ इनके पास से? हाँ, छापेमारी के बाद जब 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से 2 कट्टा, 4 गोली, एक एयरबैग और आधार कार्ड वगैरह प्राप्त हुए। जब थाना ला के पूछताछ किया गया तो पता लगा कि ये 17/5 को जो CSP लूट की घटना हुई थी 4,10,000 की, उसमें यही अपराधी शामिल थे और उस एयरबैग से CSP लूट होने में जो रजिस्टर लेके लोग भागे थे वो रजिस्टर की बरामदगी हुई, 10,000 रुपये की बरामदगी हुई और भी CSP लूट से संबंधित चीज़ें की बरामदगी हुई है। हालांकि इस दौरान 4 अपराधी पुलिस के हाथ लगे हैं जबकि 3 अपराधी भागने में सफल रहे हैं। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। पश्चिमी चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड के सिरिसिया थाना क्षेत्र के सेनवरिया गांव में फेनू बैंक के CST संचालक राम विनय सिंह ने खाता धारकों का अंगूठा लगाकर अब पैसा नहीं दिया और उसके बाद शाखा बंद कर फरार हो गया है। स्थानीय खाताधारियों में रीना देवी और उनके सहयोगियों का कहना है कि पिछले दिनों हम लोग फेनू बैंक के शाखा में जो CST शाखा है उसमें हम लोगों ने अपना पैसा जमा करवाया, फिर उसके बाद निकाला और उसके बाद फिर हम लोगों का पैसा आया तो हम लोग मांगने गए तो संचालक विनय कुमार सिंह ने हम लोगों से अंगूठा ले लिया। अंगूठा लेने के बाद बोला कि लिंक नहीं है, लिंक फेल कर गया है, इसलिए आप लोग जाइए, दूसरे दिन आकर के पैसा ले जाइएगा। उसके बाद हम लोग चले गए। उसके बाद दौड़ते दौड़ते जब पैसा नहीं दिया उसके बाद संचालक अपना संस्था बंद कर CST बंद करके फरार हो गया। कल हम लोग जब पैसे के लिए पहुँचे तो वहाँ आज सुबह, कल नहीं आज सुबह जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वह बंद कर फरार हो गया है। सभी खाताधारियों ने जा कर के सिरिसिया OP थाना प्रभारी को अपनी बात बताई और आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। समस्या ये बा कि हम अपना काम खातिर लोन उठावत रहनी तो हम कहनी कि हमार लोन पास करा दी। कलन ठीक बा हम पास के कहलक? राम विनय। अच्छा, कलन हम ठीक बा हम पास करा दे। हम ब्रांच में गईनी, दस्खत कइले बनी, साइन कइले बनी, सब हमार काम भइल बा। बिहान पहले आके कहले बनी तनी हमार पास चेक करी लोन आइल बा कि ना। तो एक दिन में 2 दिन 3 दिन 2 बेर 3 बेर हाथ रखइले बा आ तरन कि ना अभी नहीं खेमी। बिहान भैया ये बिहान चेक करम, बिहान गईनी ओइ ने 2 बेर 3 बेर चेक कइलन, ओकरा बाद कह तरन तार पासबुक नहीं खे। अच्छा, पासबुक मिलल बा कौन बैंक में? पासबुक नहीं खे मिलल। हम जानते नहीं कि हमरा नाम से माने बा कि नहीं खे। वो चीज नहीं की कहत, माने जौन खाता में कौन बैंक में और खाता बा? फिनो में। फिनो के पासबुक मिलल बा? हाँ मिलल बा। तो ओकरा के छपवले बानी एजा? तो ई शाखा तो हम कहां से छपवावे? थाना प्रभारी से वार्ता करने पर उन्होंने बताया कि आवेदन मिला है, जांच किया जा रहा है, जांचों उपरांत कार्रवाई किया जाएगा। आपको बता दें कि शाखा संचालक ने लाखों रुपया की बात कौन करे, करोड़ों रुपये का गमन कर फरार हो गया है। पुलिस खोजबीन में जुटी हुई है। बेतिया से न्यूज नेशन सत्येंद्र पांडे। पूर्णिया जिला इन दिनों स्मैक तस्करों के साथ साथ कप सिरप के अवैध काला कारोबार का हब बनता जा रहा है। खास करके धमदाहा अनुमंडल पूरी तरीके से कह सकते हैं इसकी चपेट में आता नजर आ रहा है। अभी हम जहाँ खड़े ये देख सकते हैं धमदाहा के पुराना आंगनवाड़ी भवन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मैक पीने वालों का रोज़ जमावड़ा लगता है और उसका स्मैक पीने के बाद रेपर जो है यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सैकड़ों की संख्या में फेंका हुआ है। ऐसे तमाम पुराने भवन हो या आम के बगीचे, वहाँ पर रोज़ाना स्मैक पीने वालों के साथ साथ कप सिरप के जो आदी हैं उन सब की एक महफिल सी जमती है और सभी इसका सेवन करते हैं। और जो इसके काला कारोबार करने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए अपने कारोबार को रोज़ाना बढ़ाते जा रहे हैं और रोज़ाना नए नए युवा इस काले कारोबार की चपेट में आते जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है लेकिन वो कार्रवाई नाकाफ़ी साबित होती है। कुछ दिन पूर्व स्थानीय समाज सेवी जो मीरगंज बरकोना के रहने वाले हैं सुनील कुमार सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आवेदन देकर इसकी शिकायत की गई थी। उसके बाद कुछ दिन कार्रवाई हुई लेकिन अब फिर से कार्रवाई धीमी पड़ती नज़र आ रही है। जी, स्मैक और कंटिन्यू कप सिरप जो है अभी के समय में युवा वर्ग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, उनका भविष्य को चौपट कर दिया है।
है। और इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी हम गए थे। वहाँ डीजीपी के द्वारा पूर्णिया एसपी को कहा गया था, लगभग कुछ दिनों तक कार्रवाई हुई, परंतु फिर भी अभी जो है ढीला बरतता जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जो है कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और दिन प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी जो है युवा वर्ग, बड़े लोग जो भी है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और जो है स्मैक का नशा करने के बाद लोग जो है अब छोटी मोटी घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं, बाइक चोरी, छिनतई। अगर जल्द इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो स्मैक और कफ सिरप के काला कारोबार पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लेगा। सुशांत कुमार, न्यूज नेशन, पूर्णिया। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी ने आज फिर आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था। हालांकि आज पूछताछ के दौरान 11 दिन लगभग आलमगीर आलम से पूछताछ हुई थी। इसके बाद ईडी द्वारा लिए गए रिमांड की अवधि समाप्त हो गई थी। उसके बाद आज आलमगीर आलम को रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी को एक बार फिर पूछताछ के लिए पीएमएलए कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड दी है। हालांकि आज भी आलमगीर आलम से टेंडर घोटाले मामले में जो कमीशन के पैसे जो आलमगीर आलम के पास पहुंचे थे, उन तमाम सवालों को लेकर आज भी ईडी के अधिकारी इसी ईडी दफ्तर में आलमगीर आलम से पूछताछ कर रही है। हालांकि कल का दिन बेहद खास है। कल ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव यानी आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को ईडी ने तलब किया है। कल इसी ईडी दफ्तर के अंदर एक तरफ आलमगीर आलम, दूसरी ओर आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के साथ साथ संजीव लाल जो कि मंत्री के आप सचिव है, इसके अलावा जहांगीर जो संजीव लाल के घरेलू नौकर है, चारों को आमने सामने बिठाकर तमाम जो पैसे रिकवर किए हैं ईडी के अधिकारियों ने, उन तमाम पैसों को लेकर पूछताछ करेगी। और जो टेंडर में मिले कमीशन मंत्री और आईएएस अधिकारी यानी सचिव को जो मिले हैं, उन तमाम सवालों का जवाब ईडी का अधिकारी पूछताछ करेगी कि आखिरकार इस टेंडर में मंत्री को कितने कमीशन जाया करती थी, इस टेंडर में जो टेंडर घोटाले हुए उसमें आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के पास कितने पैसा जाया करता था, उस रकम की फीसदी यानी प्रतिशत क्या थी, कितने परसेंट उनका कह सकते हैं कि कितने परसेंट उनकी कमीशन थी। इन तमाम विषयों को लेकर ईडी के अधिकारी चारों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक के पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों को कई जानकारियां हाथ लगी है। कहा यह जा रहा है कि पूछताछ के दौरान इसे कई और आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, इसे कई ठेकेदारों के, बिल्डरों के नाम सामने आए हैं। संभवतः बहुत जल्द उन सभी को ईडी के अधिकारी के द्वारा सम्मन भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंत्री आलमगीर आलम के पास जो कमीशन के पैसे जाया करती थी उसमें 1% यानी 1/3 पैसा जो मनीष रंजन है, जो आईएएस अधिकारी है, उनके पास भी जाया करता था। हालांकि देखिए सब तमाम चीज़ों को लेकर जो अब तक के पूछताछ के दौरान जो चीज़ें सामने आई है, इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चाहे मंत्री आलमगीर आलम हो या फिर आईएएस अधिकारी मनीष रंजन हो, इन दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है। अपने वीडियो जन समित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। घटना बेलसर ओपी क्षेत्र के फतेहपुर के है, जहां 2 टेम्पो की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। और वहीं स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को उठाकर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। टेम्पो जा रहा था ना, दोनों में लड़ गया। अच्छा, इससे पूरा डैमेज हो गया, ये पूरा कट गया। अच्छा, हाजीपुर कई आदमी इलाज कराने आए हैं? 4 आदमी। क्या नाम है? 2 के नाम एक मनीष है। हाँ, अभिषेक माझी। हाँ, अभिषेक माझी। बशेक माझी। अभिषेक माझी। अभिषेक माझी। घर कहाँ हुआ? फतेहपुर। फतेहपुर के रहने वाले। वही सूचना के बाद पहुंची पुलिस, दोनों टेम्पो को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दिवेश कुमार, न्यूज स्टेट, हाजीपुर। कटिहार के अहमदाबाद में सौतेले बेटे ने अपनी मां को धारदार हथियार से वार कर पूरी तरीके से जख्मी कर दिया है। मामला अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत के चकवा गांव का है, जहां जानकारी के मुताबिक पड़ोस के आदमी ने बताया कि ज़मीन पे सुबह सुबह उसकी मां काम करने के लिए गए हुए थे कि उनके 2 सौतेले बेटे ने धारदार हथियार से वार करके पूरी तरीके से जख्मी कर दिया है। इसका मैटर है कि इसका जो हस्बैंड है, डबल शादी का, ये पिछली
पत्नी है इसकी और वो पहले था। शेख 70 नाम। तो ज़मीन के लफड़ा में लोग शादी उदी लड़की का शादी करा रहा था, यही पेंच था, तो ज़मीन उसको रजिस्ट्री भी किया है। पहले घर के जो उसकी लड़की वाइफ है उसको किया। घटना डायरेक्ट हंसुआ लेके ऑन के इसको कटना चालू कर दिया, जिसे स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद लाकर प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया गया है। न्यूज़ नेशन, शशि कुमार। बिहार समेत पूरे भारत में गर्मी का प्रकोप जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। महज मई के महीने में इस कदर गर्मी है मानो लोग सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राजधानी पटना से, किस तरीके से गर्मी जो है, गर्मी की वजह से लोग जो है वो बाहर नहीं निकल रहे। गर्मी से लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है। इस वजह से जो लोग हैं वो जल्दी बाहर नहीं निकल रहे। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। गर्मी किस तरीके से पड़ रही है सर? काफ़ी गर्मी है, अनबियरेबल हॉट है। हाँ, तो लगता है क्या कि इस वक्त दोपहर को निकलना एक बड़ी परेशानी? बहुत परेशानी की खतरा है जी। हाँ, तो देखिए खतरे की बात कह रहे हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है वो भी करीब 35 से 36 डिग्री पहुंच जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर तापमान की बात की जाए तो 40 से 42 डिग्री तक गर्मी जो है वो राजधानी पटना में पड़ रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक हो गया है। लोग जो है वो सड़कों पर कम नज़र आ रहे हैं और मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जो है वो पटना के लिए जारी कर दिया है। गर्मी का सितम लगातार बढ़ते जा रहा है और मई महीने में जिस तरीके से गर्मी है, 2 महीने की गर्मी अभी और बची है और लू को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लोग जो यहाँ पर घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं और यहीं के लोग से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गर्मी में आमतौर पर लोग जो है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और परेशानी का सबक होता है। गर्मी की वजह से परेशानी जो है वो काफ़ी आती है। गर्मी से परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आम लोग जो रिक्शा में बैठ के जाते हैं उन्हें भी परेशानी हो जाती है, गर्मी जितनी हाँ वो लोग को भी होता है और बहुत ज़्यादा दिकदारी हम लोग भी है जो गर्मी के चलते कमा नहीं पा रहे हैं। से परेशानी हो जाती है। हाँ नहीं पाते हैं हम लोग। जहाँ ठंडा मिलता है थोड़ा सा तो हम लोग हुए पड़ी है जो रुक जाते हैं। इतनी है गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। कहीं ना कहीं परेशानी भी होती है। गर्मी से परेशानी हो रही है सर? बहुत 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 ज़्यादा भैया, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है निकलने में, चलने में, कमाने में, सब चीज़ में दिक्कत होता है। तो देखिए एक बड़े परेशानी सर, गर्मी को लेकर परेशानी हो रही है क्या? बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई, बहुत ज़्यादा। आमतौर पर इस तरीके की गर्मी पहले नहीं नज़र आती थी, लेकिन इस महीने इस बार इतनी गर्मी है, लोग निकलने में भी परेशान हो रहे हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? खांसी सर्दी जुकाम से सब मर रहा है। तो देखिए खांसी सर्दी जुकाम जो है वो भी हो जा रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है और लगातार मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। लोगों को कह सकते हैं कि अभी दोपहर को अनावश्यक निकलने से मना जो है वो किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया और जिस तरीके से गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है। अगर दोपहर तक की बात की जाए तो 40 डिग्री से ज़्यादा गर्मी जो है वो राजधानी पटना में पहुँच जा रही है। तो ऐसे में गर्मी का सबक जो है वो राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन पटना। छपरा में हीट वेव से आमजन जो है वो काफी परेशान है और लोग जो घरों से बाहर निकलते हैं दिनचर्या के लिए वो भी काफी परेशान है। देख सकते हैं किस तरह से लोग सड़कों को छोड़ करके फुटपाथों से छांव वाली जगह लोग तलाश रहे हैं चलने के लिए भी। इतनी गर्मी है छपरा में कि हीट वेव से जो है आम लोग परेशान हैं। लोग जगह जगह पे क्या है कि जूस को ठंडे पानी का सहारा ढूंढ रहे हैं और इसके लिए जो है जिला प्रशासन की बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम ने भी जगह जगह पे प्याऊ की व्यवस्था की है ताकि जो लोग हैं वो धूप से बचे और जो राहगीर है उनको स्वच्छ पानी मिल सके। और कुछ लोग हमारे साथ, हम इनसे जानेंगे कि कितनी गर्मी है अभी छपरा में फिलहाल। बहुत ज़्यादा गर्मी। तो जैसे दिनचर्या के लिए आप लोग निकल रहे हैं तो कैसे खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं आप लोग? ये पानी पी के, जूस पी के, और क्या। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम गोपालगंज से आए। कितनी गर्मी है यहाँ? बहुत ज़्यादा गर्मी। तो जो शहर का यह डाक बंगला चौराहा है और वहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो जगह जगह पे जो है वो ठेले लगे हुए हैं। कुछ स्कूली छात्र भी, हम इनसे जानेंगे छपरा में कितनी गर्मी? बहुत गर्मी है, बहुत। तो कैसे खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं आप? कंट्रोल क्या, झेल रहे हैं।
झेलना पड़ रहा है, झेल ही रहे हैं। सर पे आप लोग गमछा रख के घूम रहे हैं। वो तो धूप से सेफ्टी के लिए है। तो निश्चित ही जब भी आप घरों से निकले तो सर सिर को जो ढक कर रखें ताकि जो है गर्मी से आप बच सके और तमाम जो चीजें हैं उसको पदार्थ जो है उसको लेते रहे ताकि गर्मी से बचें। कितनी गर्मी है छपरा में, कैसे आप लोग बच रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। बार बार आदमी कहीं कहीं पेड़ छाया में रुक जाता है, रुक के अपना काम करता है। इतना गर्मी बढ़ा है कि हद हिसाब नहीं है। 3 रोज पहले से काफ़ी त्राहिमाम मचा हुआ है गर्मी को लेकर। जरूरी काम से ही लोग बाहर निकल पा रहे हैं? जी, जरूरी काम से ही सब लोग। अब मान लीजिए कि किसी को पोस्ट ऑफिस संबंधी काम था, कोर्ट संबंधी काम था, उस काम से उसके बाद भी जाने में 2-4 किलोमीटर कई जगहों पर रुकना पड़ रहा है। रुक कर आदमी जा रहा है। तो आपने देखा जो स्कूली छात्र हैं वो भी गमछा लेके चल रहे हैं। ये दोनों यहाँ पे जो है व्यक्ति वो भी गमछा रखे हुए हैं। तो निश्चित ही जब भी आप घरों से निकले तो सिर को ढक के रखें ताकि गर्मी से बचने का यह बेहतर उपाय है। और समय समय पे जो पदार्थ हैं जो शरीर को ठंडा रख सके उसको लेते रहना चाहिए। और आपको बता दें कि गर्मी से बचने के लिए नगर निगम के द्वारा जो है वो 19 जगहों पे प्याऊ की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग शहरों में आ रहे हैं उन्हें पानी की दिक्कतें ना हो और जगह जगह पे जो लोग रुकते हैं वो शीतल पेयजल का लाभ उठा सके। अब हालांकि आपको बता दें कि जब भी घर से निकले तो सिर ढक के निकले और ज़रूरी अगर ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि छपरा का जो अभी जो स्थिति है इसमें काफ़ी हीट वेव है और लोग हीट वेव से परेशान हैं। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। पूर्णिया में रेमल तूफान का हल्का हल्का असर सुबह से ही दिखना शुरू हो गया है। एक तरफ जहां आकाश में बादल छाए हुए हैं, दूसरी तरफ हवा चलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया है, जिस कारण सीमांचल के इलाके में इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा और अगले 48 घंटे में यहाँ पर हवा की रफ्तार 30 से 40 घंटे की हो सकती है और उसके बाद बारिश भी होगी। अब यहाँ पे जो पूर्वी बिहार है और उत्तर बिहार है उसके लिए येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट में है कि जो अभी सतह की हवा की स्पीड है वो 30 से 40 किमी प्रति घंटा, कुछ जगहों पे 20 से 30 किमी प्रति घंटा और हवा की जो झोंका है वो कहीं कहीं पे 40 किमी प्रति घंटा से भी रह सकती है। और उसके साथ में जो मेघ गर्जन है, वज्रपात है कुछ जगहों पे और उसके साथ में हल्की बारिश की संभावना जो है अगले 48 घंटे में देखने को मिल सकता है। तो एहतियातन कुछ कदम उठाने के लिए जैसे कि हवा की स्पीड जो है, सतही हवा की स्पीड जो है 20 से 30 किमी प्रति घंटा रह सकती है। तो जो कमज़ोर ढांचा है और जो टूटने वाले वृक्ष है या इस तरह से जो स्ट्रक्चर है उससे लोग दूर रहें और तेज़ हवा से जो हानि हो सकती है उससे वो दूर रह सकते हैं। लेकिन ये अच्छी खबर इस इलाके के लिए ये रही कि अब तूफान अपना रास्ता बदल रही है और यहाँ पर अब तूफान का कुछ वैसा असर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि लोग इस तूफान के अलर्ट जारी होने के बाद से डरे समय जरूर थे, लेकिन अब मौसम विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया और यहाँ पर उसका अब आंशिक असर ही देखने को मिलेगा। सुशांत कुमार, न्यूज नेशन।